नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस हफ्ते के शुरुआती एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कोशिश होगी कि तमाम महिला दर्शक जो आज जुड़ेंगी उनकी क्वेरी सॉल्व करें और कोशिश होगी कि आप लोग हम तक रीच आउट करें, हम लोग शेड्यूलिंग करें और आने वाले दिनों में आपसे भी इस प्लेटफॉर्म पे बातचीत। रीच आउट करने के तरीके स्क्रीन पर चल रहे हैं, दिखा दीजिएगा डिटेल में स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब। वो ट्विटर का आईडी यानी कि एक्स का आईडी, उसके साथ साथ इंस्टाग्राम और थ्रेड, जो कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट करिएगा। एल्स और टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर आ जाएंगे, पर रीच आउट करिए। और आज मदद करने के लिए भोपाल से रचना वैद्य .in की रचना वैद्य स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी। रचना जी, स्वागत है आपका। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। वो भोपाल पे एक सीरीज आई है OTT प्लेटफॉर्म पे, देखी नहीं देखी? ऑडियो नहीं आ रहा रचना जी का मेरे पास। रचना जी आप, हाँ, देखी नहीं है पर सुना है कि इट्स नाइसली मेड और कल ही पता चला मुझे उसके बारे में। सो नाउ एट द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ट्राई करेंगे जरूर। लो, आपके भोपाल की चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पता है, कल से पता है। चलिए पहले मार्केट स्क्रीन। अच्छा, आज थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे क्योंकि इसी शो में आगे एक कॉर्पोरेट भी जुड़ेंगे जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी थी जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस की। मनोज वैभव, जेम्स एंड ज्वेलर्स, इस कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रखल गोंटला जी शो में आगे होंगे। तो रिजल्ट्स पे, फेस्टिव डिमांड पे, वो मैरिज सीजन की डिमांड पे, इनके खुद के केपेक्स वगैरह पे, सब पे चर्चा होनी है। चलिए मार्केट स्क्रीन्स पे थोड़े से पस्त भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए नजर आएंगे 35-40 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ। लार्जली हम वैसे कंसोलिडेट कर रहे हैं फ्राइडे की क्लोजिंग, जिसे हम कहते हैं फ्लैट लाइन के आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं हल्की वीकनेस के साथ। अच्छी बात है कि निफ्टी बैंक इन ग्रीन आया है, हालांकि ऐसा नहीं है मीनिंगफुल। 43,700 पे तगड़ा बिल्डअप है, तो एक बार वो लेवल्स ब्रीच होते हैं थोड़ा बहुत कन्विक्शन बढ़े भी शायद, लेकिन उन लेवल्स को वॉच आउट करेंगे हम। निफ्टी बैंक थोड़ा सा लो लेवल से मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर लार्जली कंसोलिडेशन है और वो 800 के जोन्स पर तगड़े कॉल राइटर्स हैं। तो गिव एंड टेक वो 750 से 800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे था। और निफ्टी एक बार स्क्रीन पर रखिएगा, मेरे ख्याल से आज वही 756 के आसपास के लेवल से, वो जो ऊपर से ठंडे पड़े उन्हीं लेवल से, रेजिस्टेंस जोन से ठंडे पड़े। खैर, कंसोलिडेशन लार्जली। चलिए सवाल जवाब की शिस्ते की शुरुआत कर रहे हैं। आज बंगलुरु, आज दुबई और आज लखनऊ जाना है। कौन कौन स्क्रीन पर एक्टर साहब? कौन नहीं जुड़ा ये बता दीजिए। अच्छा, बेंगलुरु से मंजू जी जुड़नी है, वो जोड़ेंगी, जब जोड़ेंगी तब उनको जोड़ लिया जाएगा। पहले दुबई जा रहा हूं श्वेता जैन के पास। श्वेता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। श्वेता मैम, दुबई कैसे पहुंचे? सर, हस्बैंड की जॉब लगी 5 साल पहले, तो उस वजह से आना पड़ा। ये दुबई के इस वीकेंड पे विजुअल्स देख रहा था, पता नहीं सही है कि नहीं, बाढ़ वैसा पानी, इतना पानी आया है क्या दुबई में? हाँ सर, यहाँ पर कभी बारिश होती है नहीं है ना, तो इस बार पहली बार ज्यादा हो गई तो संभाल नहीं पाए। इतनी तो अपने इंडिया में आधे घंटे में ही हो जाती है। वो बेचारे मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर गाली देते रहते हैं, इतनी बारिश होती है तो कहां से इंफ्रास्ट्रक्चर संभाले। और दुबई की हालत बहुत खराब थी, विजुअल डराने वाले थे एक्चुअली। ओके श्वेता मैम, तो आप हस्बैंड वहां पे जॉब कर रहे हो और आप इंडियन मार्केट्स को एक्टिवली ट्रैक कर रहे हो घर बैठ के, ऐसा? सर, एक्टिवली ट्रैक नहीं कर रही सर, 1 महीने से स्टार्ट किया है आपका चैनल देख देख के, आपको सुन सुन के थोड़ा इंटरेस्ट जागा है। ये तो आप डायलॉग मार रहे हो। नहीं रियली सर, आपका तरीका, जिस तरीके से आप बताते हैं, तो थोड़ा इंटरेस्ट मुझे जागा। अभी तक क्या कर रही थी सर, शादी के 10 साल हुए तब तक जो भी सेविंग हुआ मैं FD में डाल रही थी। फिर लोग यहाँ पर जब लोगों से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि शेयर्स में इंटरेस्ट जाहिर करो, तब से आपका चैनल देखा। तो सर, अभी परसों ही मैंने आपके व्हाट्सएप के थ्रू किसी को संपर्क किया कि अगर आप मुझे मेरा पोर्टफोलियो बनाने में मदद करें, मैं शेयर्स में और कैसे घुसूं। मेरे पास 2 लाख की सेविंग है सर, तो वो मैं कैसे इन्वेस्ट करूं ताकि मतलब लॉन्ग टर्म 5-6 साल रखूं मैं, तो वो कैसे ग्रो करे। अभी तक मैं 8 साल से FD ही कर रही थी सर, वो कुछ तो इंटरेस्ट तो नहीं मिल रहा था उसमें। तो अगर मैं शेयर्स में आगे बढ़ना चाहती हूँ, अगर आप रचना जी मुझे गाइड करें कि कौन से शेयर्स में लूं। और मुझे हर महीने 10,000 रुपीज भी मिलते हैं, इंडियन रुपीज एज अ सेविंग मिलता है मुझे, तो उसको भी सर मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं? बस ये 2 लाख इंडियन रुपीज ही देना, दिरहम तो नहीं देना। 2 लाख इंडियन रुपीज और 10,000 इंडियन रुपीज में सेविंग है ना, मंथली। पहले आपने चैनल की बात सुनी रचना जी?
अच्छा ठीक है। अच्छा, सवाल का जवाब, श्वेता के सवाल का जवाब दीजिए भाई। 2 लाख शेयर मार्केट में एफडी से ज्यादा बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। हाँ, रिस्क एसोसिएटेड है, उस बात अलग। तो थोड़ा सा रिस्क मिटिगेट करते हुए कौन से स्टॉक्स हैं जो एक होम मेकर को, जिसमें पैसा लगाया जा सकता है, और अगर वो एसआईपी करूं मैं, हर महीने के 10,000 भी चैनलाइज कर दूं, तो कहां पे कन्विक्शन बन रहा है? कुछ आपके प्रिफर्ड पिक्स जो थोड़े से रिस्क अवर्स बिहेवियर वाले लोगों के लिए। जी, पहली बात तो ये है कि इनको अगर नए सिरे से बिल्कुल शुरू करने जा रहे हैं तो 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो ये कि ये खुद ही एक एनालिसिस वगैरह को सीखने की ट्राई करे, समझने की ट्राई करे, और अपने हिसाब से फिर अपनी एनालिसिस के बेस्ड नाम चूज करते जाए और उसमें पैसे लगाते जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट वगैरह जो होते हैं उनके ओपिनियंस ले, उनकी सर्विसेज को सब्सक्राइब करें, और उस हिसाब से आप अपना एक धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो बनाते जाए वहां से लॉन्ग टर्म पिक्स लेके। मेरे हिसाब से इनको अपनी खुद की रीडिंग थोड़ी करनी चाहिए और साथ में किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी लेनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि उनको लॉन्ग टर्म के लिए अगर करना है, उनको लार्ज कैप्स की तरफ अपना फोकस रखना चाहिए। ये शुरुआत का उनका टाइम जो है तो ज्यादा रिस्क लेने वाला, स्मॉल कैप मिड कैप वगैरह में पढ़ने वाला नहीं है। और दूसरी बात, आने वाले टाइम में लार्ज कैप्स आर एक्सपेक्टेड टू आउट परफॉर्म, तो इसलिए बड़ी नामांकित कंपनियां जो है, निफ्टी 50 की जो कंपनीज है उनको स्टडी करें। उनमें से जो लीडर्स है उनमें अलग अलग सेक्टर्स में से एक एक लीडर को चूज करें। जैसे आईटी में से अगर इन्फोसिस चूज कर लिया, या HCL टेक चूज कर लिया, TCS चूज कर लिया। अगर ऑयल एंड गैस की बात करें तो रिलायंस है। उसी तरीके से एक सेफर नेम रखना चाहे तो FMCG सेक्टर में से यूनिलीवर, एशियन पेंट्स वगैरह को चूज कर सकते हैं। उस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स की जो लीडर है ओनली फ्रॉम द लार्ज कैप, उस पर फोकस करें, और जहां जहां मार्केट में डिप्स आते जाए वहां पे उसमें या तो खुद इन्वेस्ट करते जाए, या तो जैसे वो करना चाहते हैं SIP करते जाए किसी ऐसे म्यूचुअल फंड वगैरह में जो इन लार्ज कैप्स पे फोकस करते हैं और फ्रंटलाइन कंपनीज में, ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट करते हैं। भाई थोड़ा सा अपना भी पढ़ाई शुरू करें, चाहें तो प्रोफेशनल की हेल्प सीख करें। लार्ज कैप से फोकस करना और उसमें भी सेक्टर लीडर्स को चुन लेने का है। तो बेसिकली निफ्टी 50 के बियॉन्ड जाने की जरूरत है ही नहीं। कुछ स्टॉक्स रचना ने बातचीत में मेंशन कर दिए, इससे ज्यादा खुलासा कर नहीं रही हैं वो। आईटी में कोई इन्फोसिस, ऑयल एंड गैस में कोई रिलायंस, FMCG में कोई HUL, इस पेडिग्री के स्टॉक्स में आप पैसा डालें। इसी पेडिग्री स्टॉक्स में चाहे तो आगे SIPs करें, या फिर SIP करना है तो किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में SIP की शुरुआत कर दीजिए। 10,000 करोड़ रुपए हर महीने के वहीं सीधे सीधे चैनलाइज होते चले जाएंगे। डिसाइड आपको करना है। लखनऊ से सीमा सिंह स्क्रीन्स पर। सीमा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सीमा मैम, आपको कितना समय हो गया शेयर बाजार में? गुड आफ्टरनून। मैं अभी बहुत ज़्यादा टाइम मैंने स्पेंड नहीं किया है, मैं पिछले 7-8 महीने से कर रही हूँ। मेरे भाई साहब ने मुझे रिकमेंड किया तो मैंने स्टार्ट किया है। क्योंकि वर्किंग वुमेन हूँ, टाइम थोड़ा कम मिलता है, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम इस पर इन्वेस्ट नहीं कर पाती हूँ। सो मुझे आपका प्लेटफॉर्म पता चला जहाँ से मैं कुछ सजेशंस ले सकती हूँ एक्सपर्ट्स के, तो इसीलिए मैं अपने कुछ क्वेश्चंस के साथ आई हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने एक्चुअली एस्टेक पे इन्वेस्ट किया है। मैंने उसके 25 शेयर्स लिए थे एट द रेट ऑफ 2000। ये लिए थे मैंने 7 महीने पहले करीबन, लेकिन अब मैं देख रही हूँ काफ़ी गिर रहे हैं वो शेयर्स। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनका क्या करूँ। मैं इनको सेल आउट कर दूँ या अभी होल्ड पे रखूँ, या आगे इसके सुधरने के कोई चांसेस हैं? तो ये मैं थोड़ा सा जानना चाहती थी। तो अगर आपका एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगा तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। अच्छा, भाई साहब के कहने पे आए थे, ये स्टॉक्स भी भाई साहब मदद करें डिसाइड करने में, या आपने इंडिविजुअली चुन रखे हैं? बिल्कुल नहीं, अभी इंडिविजुअली मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की है। तो ये भाई साहब का आइडिया है, तो भाई साहब क्या कह रहे हैं एस्टेक के लिए? ग्लोबल में कौन से बैकग्राउंड से हो? सॉरी, उन्होंने सॉरी, कौन से बैकग्राउंड से हो आप? क्या करते हो बताया आपने? मैं एजुकेशन सेक्टर से हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ, तो बहुत ज़्यादा इस लाइन से कनेक्टेड हूँ नहीं। तो जाहिर है कि उन्होंने सजेशन दिया कि एक अच्छा तरीका है, आप सेव कर सकते हो ना। तो मैं एस्टेक लाइफ साइंसेज भाई साहब का आइडिया था। हाँ बिल्कुल। और अब रिविजिट करा, उनसे बातचीत करी, क्या कह रहे हैं वो? जो 2000 में से 750 रुपये का नुकसान हुआ है,
क्या व्यू बन रहा है उनसे fresh? बात किया था उन्होंने, वो भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्लाउडी है इस चीज़ को लेके, इसलिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊँ, तो शायद आपकी सलाह से मेरे लिए काफ़ी मदद हो कि मैं फ्यूचर में इसका क्या करूँ, इसको रखूँ या सेल कर दूँ, या आगे जाके मुझे किस तरह से प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। तो क्लाउडी सा थोड़ा सा माइंडसेट है भी उनका भी, तो इस वजह से मुझे लगा ये प्लेटफॉर्म सबसे परफेक्ट है पूछने के लिए। रचना जी, सवाल सुना आपने, हाईस पे पकड़ लिया है और ये स्टॉक बाजार की चाल से विपरीत चले ही चले जा रहा है, दबाव में आते ही चले जा रहा है। मुझे 2000 रुपये पे 750 रुपये का तो लॉस ऑलरेडी हो रहा है, क्या करूं मैं? क्या एवरेज करने का समय और पेन बढ़ने वाला है तो एग्जिट कर दूं, होल्ड करूं, क्या करूं मैं इसके साथ? देखिए, मैं एवरेज करने की सलाह तब देती अगर यहाँ पे मुझे कोई टर्न दिखता जो इस स्टॉक को ऊपर जाने के लिए रेडी दिखाई देता, लेकिन यहाँ पे ये काउंटर जो है डाउन ट्रेंड में है और फिलहाल कोई साइन नहीं है इस बात के कि ये फॉल यहाँ पे कहीं पे आसपास में खत्म होने वाला है, ऐसा कोई साइन नहीं है। अब ये 50% इन्होंने अपना कैपिटल कर लिया है, ये इतना होने नहीं देना चाहिए। अब इस 50% को रिकवर करने के लिए इनको 100% गेन्स बनाने पड़ेंगे, मतलब ये स्टॉक 2 बैगर बनेगा तब कहीं जाके वो न्यूट्रल पे आएंगे। तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है यहाँ पे, पर क्योंकि इतना पेन ऑलरेडी लेके बैठे हैं, सहन कर लिया है, तो नाउ आई से कि 1100 के आसपास के एक नंबर को ध्यान में रख ले, यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है। अगर ये इस लेवल पे पहुंचे और वहां पे सपोर्ट को होल्ड करते हुए दिखाई दे और अगर नसीब ने साथ दिया तो वहां से टर्न करे तो ऊपर वाली साइड पे धीरे धीरे ये जाना शुरू करेगा। नेवरदलेस जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी पेनफुल एंड लॉन्ग, और अगर 1100 भी टूटने लग गया तो फिर कोई इसका एंड नहीं है, कहाँ जाके रुकेगा। सो इन दैट केस पेनफुली ही सही, लेकिन इनको बुकआउट करना पड़ेगा। 1100 के नंबर को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ट्रैक करें। 1100 प्लीज नजर रखिएगा, वो टूटा तो बाहर होंगे और फर्दर ऐड नहीं करेंगे, जो है उसी को होल्ड करेंगे फॉर द टाइम बीइंग। सीमा मैम, अगला सवाल कौन सा है? हाँ जी, एक सवाल मेरा और है। मैंने SJVN के भी शेयर्स लिए हैं 2-2.5 महीने पहले, जो मैंने लिए थे 75 पर शेयर्स के हिसाब से, वो मेरे पास करीबन 500 हैं। तो जो अभी मैं भी उसको चेक कर पा रही हूँ, 1 रुपये उसमें बढ़ा है, तो इसका क्या फ्यूचर है? लाइक मुझे होल्ड करना चाहिए या रुकना चाहिए, और बढ़ने के इसके चांसेस हैं, तो मैं क्या करूँ इन शेयर्स के साथ, क्या करना चाहिए मुझे? 1 रुपये नहीं बढ़ा है, आपके 4-5 रुपये बन गए हैं यहाँ पे शायद। हाँ, नहीं बढ़ गया शायद। अच्छा, मुझे दिख रहा मैं है। 2-3 दिन पहले देखा था तो 76 हुआ था। 72 की खरीद है ना आप? मैं जानना चाहती हूँ कि जी, चलिए मेरी 75 की खरीद है। तो भाई इसे ठीक करें। हाँ, सही करा, फिर 1 रुपये 75 करिए प्लीज प्लेट को। रचना मैम, क्या करूं? SJVN मौजूदा भाव के आसपास खरीदा हुआ लंबी अवधि के लिहाज से। जी, इनका ये काउंटर है तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में प्रॉब्लम इतनी है कि इनकी एंट्री जो है वो काफी ओवरस्ट्रेच लेवल पे हुई है। यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे ये काउंटर जो है ओवरस्ट्रेच लग रहा है, तो एक चांस है कि यहाँ से पुल बैक तो ये देगा। इनको थोड़ा पेन नियर टर्म में शायद देखने को मिलेगा, जिसको उनको टॉलरेट करना पड़ेगा। नेवरदलेस अगर ये लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं तो भी मैं ये कहूंगी 65 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा ले, और 65 अगर होल्ड करता है तो यहाँ से ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है तो एक पुल बैक के बाद दोबारा ऊपर जाना शुरू करे ऐसी उम्मीद रखेंगे, और उस टाइम पे ये दोबारा 80-85 की तरफ पहले जाएगा, उसके बाद फर्दर लेवल्स आफ्टर दैट। तो 65 के स्टॉप लॉस को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ट्रैक करें, अगर वो टूट गया तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि देन इन दैट केस रिट्रेसमेंट और भी डीपर जा सकता है। स्टॉक अच्छा है, ट्रेंड अच्छा है, एंट्री थोड़ी गड़बड़ है। हाँ, एंट्री थोड़ी गड़बड़ हो गई। खैर, इस नोट पर सीमा जी, श्वेता जी, आप दोनों का धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए। श्वेता मैम, भाई दुबई में ध्यान रखिएगा अपना, जिस तरह की फुटेज देख रहा था मैं तो डराने वाले थे भाई। आप रचना जी, वो भोपाल की सीरीज निपटा के बताइएगा देखने लायक है कि नहीं, हालांकि जो रिव्यू आ रहे हैं बहुत तारीफ है उसकी। चलिए, आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। और अब मैनेजमेंट की तरफ फोकस, और आज हमारे साथ मनोज वैभव, जेम्स एंड ज्वेलरीज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रखाल गोंटला साहब जुड़ते हुए। गोंटला साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। इसका डायरेक्टर साहब चार्ट उठाइएगा मनोज वैभव, 6 महीने का दिखाइएगा तो रिसेंट लिस्टिंग पूरी कैप्चर हो जाएगी। 215 रुपए का इश्यू प्राइस था, मेरे ख्याल से अक्टूबर फर्स्ट वीक में ये कंपनी लिस्ट हुई थी। डायरेक्टर स्टॉक दिखाइए क्विकली। 215 पे लिस्ट हुई और आज 365 का भाव है। अक्टूबर में लिस्ट हुई,
ये देखिए आज भी 10% ऊपर, ये स्टॉक ऑलरेडी 70% प्लस के रिटर्न्स डिलीवर कर चुका है। इस तरह से मूव, और ये केस वैसे मनोज वैभव तो खैर आउट परफॉर्म कर गया, अदरवाइज जेम्स एंड ज्वेलरी एज अ स्पेस इस तरह से मूव कर रही है। गोंडला साहब, मैं आपके रिजल्ट्स पे आऊं उससे पहले ये चल क्या रहा है, ये ऑप्टिमिज्म इस तरह के, इसके पीछे रीजन क्या है? क्या बदल गया आप लोग के सेक्टर में? क्या वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है? क्या वाकई अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का शिफ्ट एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है? ये हो क्या रहा है सेक्टर के साथ? So good afternoon, sir. So this is Rakal Gontla. So अभी आप actually आज सुबह ही when we have listed it's been 215, आज 365 के आसपास है आप अब, so that's definitely a good news for the company and for all the investors जो भी उस टाइम पे इन्वेस्ट हमारे इसमें भरोसा किया, everybody has been benefited. We are very happy for it. सो अभी अब मार्केट के बारे में बात करें तो डेफिनेटली डिमांड जो गोल्ड की डिमांड है, जो हम लिस्टिंग के टाइम पे भी बता रहे थे, एवरी मंथ एवरी ईयर उसका डिमांड बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि जो पॉपुलेशन है 100% बढ़ते ही जाएगा इंडिया में। और जो हमारा फंक्शन, जो शादी, जो इंडिया में जो शादी का अमाउंट जो इन्वेस्ट करते गोल्ड में, वो कभी कम नहीं होगा। सो उसके कारण हर बार, हर साल, हर महीने आपको डिमांड बढ़ते ही जाएगा। और धीरे धीरे जाते ही आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर के तरफ, जो रूरल मार्केट्स है, उन लोग भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंटरेस्ट दिखाने लग गए, क्योंकि जो ट्रस्ट और जो फैक्टर है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर दे सकते हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको वो वारंटी हो गया, गारंटी हो गया, वापस उनके पास जाएगा तो उनको प्राइस मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब बहुत सारे क्वेश्चंस होगा मार्केट में। सो उसके कारण एंटायर रूरल मार्केट भी आपको इसी तरफ ऑर्गेनाइज मार्केट में दिखने लग गया। सो हमारा फोकस, जो हमारा कंपनी के बारे में बात करें तो आप, जो हमारा फोकस है डे वन से, मतलब हमारा रूरल मार्केट टायर 2 टायर 3 सिटीज का टारगेट है। अभी जो हमारा 13 स्टोर में जो 6 से 7 शोरूम टायर 2 टायर 3 बोल सकते हो उसको आप, जो अभी आगे जाके जो नया शोरूम्स खोल रहे, इसी रेवेन्यूज, इसी टारगेट्स, हमारा जो कोशिश रहेगी जो रूरल मार्केट में टारगेट करने के लिए हमारा 100% कोशिश रहेगी। तो आईपीओ जब आया था, हमारी चर्चा हुई थी उस समय, तो लार्जली जो प्रोसीड्स का इस्तेमाल होना था 8 नए स्टोर्स खोलने के लिए था, 8 न्यू स्टोर ओपनिंग के लिए। क्या अपडेट्स हैं और क्या प्लान्स हैं उसके बियॉन्ड? ये साउथ इंडिया सेंट्रिक कंपनी अभी उसी ज्योग्राफी को टारगेट करते रहेंगे? आगे के केपेक्स, आगे के एक्सपेंशन, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन का आइडिया क्या है? अभी फिलहाल जो प्रोसीड्स है वो 8 शोरूम्स हमारा जो प्लान में है, वो सब ऑलरेडी पाइपलाइन में, ऑलरेडी हमारे टीम जो लोकेशन, जो रेंटल्स, वो सब चीज चल रहा है बैकग्राउंड में। आपको 4 क्वार्टर्स में आपको 4 से लेकर 5 शोरूम का टारगेट इमीडिएटली। हमारे जो सबसे मेन थोड़ा, इसीलिए थोड़ा 1-2 महीने टाइम लगता है आपको, जो लोकेशन, जो चीज होता है स्टोर ओपनिंग का, बहुत क्रूशियल है। सो वी आर रेडी टू इवन वेस्ट 10-15 डेज एक्स्ट्रा। जो पोजीशन हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसी जगह पे 30-40 साल के लिए टारगेट कर रहे हो आप। सो हमारा कोशिश जो ज्यादा होमवर्क और बैकग्राउंड वर्क उसी में स्टोर लोकेशन में जा रहा है। अभी लगभग वी हैव बीन ऑन अ वेरी गुड ट्रैक सिंस वी हैव बीन लिस्टेड। अभी 1 महीने से हमारा जो वर्क, स्टोर लोकेशन हो गया, जो अभी नेक्स्ट प्रोसेस रेनोवेशन, वो सब काम ऑलरेडी है। सो अप्रोक्सीमेटली 4 से लेके 5 शोरूम 100% इन 3 से लेके 4 क्वार्टर में आपको देखने में मिल जाएगा। और आगे जाके ज्योग्राफिकल लोकेशन है हमारा, जो फर्स्ट 1.5 ईयर अभी से इमीडिएटली 8 शोरूम का टारगेट है, जो एग्जिस्टिंग आंध्र तेलंगाना में। अभी हम उड़ीसा और कर्नाटक में भी, मतलब जो एग्जीबिशन, जो हमारे जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो मार्केट टेस्ट करने के लिए, ऑलरेडी उड़ीसा में अभी टेस्ट कर रहे हैं हम। 1 साल में जब ये 8 शोरूम खुल जाएगा, हमारा टारगेट होगा उड़ीसा में एंटर करने के लिए, क्योंकि हमारा जो हेड ऑफिस, हमारा जो फोकस है नॉर्थ आंध्र में, तो अभी उड़ीसा का बॉर्डर आपको मतलब पास में ही है। अभी इस तरफ देखोगे तो आपको छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी है। फिलहाल उड़ीसा और कर्नाटक का जो एग्जीबिशन चल रहा हमारा, 1 साल जब 8 शोरूम्स खुलने के बाद, we'll definitely be looking at geographical expansion also for betterment of the company. अच्छा, फेस्टिव और मैरिज डिमांड, अब वो फेस्टिवल, जब लास्ट क्वार्टर के ज्यादातर नंबर्स आए, सब कह रहे थे कि वो Q3 में असली इंपैक्ट देखने को मिलेगा। किस तरह का ये, अब शादियां जब होती हैं उससे पहले प्रीएम्प्ट बाइंग तो पहले से शुरू हो जाती है। किस तरह का इस बार फेस्टिव सीजन रहा आपके लिए, और मैरिज सीजन की लार्जी डिमांड कंज्यूमेट हो चुकी है, अभी भी पाइपलाइन में है? अभी आप फेस्टिव की बात करें तो अभी आपको Q3 में आपको ज्यादा जो दशहरा, दिवाली, धनतेरस को जो 30-40 दिन आपको मिला, so everything has come in Q3. So it has been a very good Diwali season and Dhanteras and Dasaras for us. So अभी शादी का आप एक्चुअली देखोगे तो जो शादी नवंबर से लेके फरवरी में तक जो 4 महीने चलेगा,
मेनली साउथ का मुहूर्त के हिसाब से। सो आपका सेल लगभग सितंबर एंडिंग अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, और आपको शादी का टाइम भी, जो शादी आपको 10 तारीख को 5-6 दिन पहले भी मतलब जो ट्रांजैक्शन होता है वो, क्योंकि अभी शादी आप बोलोगे तो खाली जो ब्राइड एंड ग्रूम का ही नहीं है, उसको जो इनडायरेक्ट सेलिंग गिफ्टिंग हो गया, आपको किसी को देना होता है, वो सब चीज बहुत सारे इनडायरेक्ट जो होता है वो कंटिन्यूसली शादी का सीजन होते ही जाएगा। और शादी के बाद भी 15-20 दिन के बाद भी जो उनके घर पे पूजा होता है उसको भी मतलब कोई गिफ्टिंग होता है, जो सिल्वर आर्टिकल्स, कोई गोल्ड ज्वेलरी। सो आप खाली शादी का दिन और उसके पहले दिन का सेल्स कभी नहीं देखते। जो शादी जब हो रही है घर पे, एटलीस्ट 2 महीने पहले 2 महीने के बाद हमारा टारगेट होता है। अभी आप नवंबर से लेके फरवरी तक जो सीजन चल रहा, जो शादी का मार्च तक अपने को सेल दिखने में मिल जाएगा। जो अभी इस साल जो मार्केट के हिसाब से 35 लाख शादी हो रही है नवंबर, दिसंबर, जनवरी। सो डेफिनेटली अभी सीजन चल रहा है शादी का, और जनवरी फरवरी तक 100% शादी का चलेगा। अच्छा, लास्ट सवाल, Yes. रेवेन्यूज में Q2 में 11-12% का जंप, मार्जिन्स लार्जली वो 7.25 के जोन्स पे, 7-7.25% के आसपास। क्या ट्रेजेक्टरी एक्सपेक्ट करूं? प्लस वो गोल्ड टू डायमंड ज्वेलरी का रेशियो ऐसा है कि मनोज वैभव इस समय स्टडीड ज्वेलरी पे ज्यादा थ्रस्ट, ज्यादा फोकस करेगा, ऐसा होने वाला है क्या? सो अभी आप जो रेवेन्यूज का देखोगे तो द रीजन अभी थोड़ा आपको 7 के आसपास, 7 प्लस में दिखने में मिल जाएगा। सो वो हर महीने हर साल बढ़ेगा, क्योंकि अभी वी आर इन्वेस्टिंग इन गुड टीम, वी आर इन्वेस्टिंग इन एक्सपेंशन, जो मार्केटिंग, जो प्री मार्केटिंग एक्सपेंशन, जो 8 शोरूम का जो बात कर रहे हैं हम लोग, अभी एक शोरूम समझ लो आपको नेक्स्ट नवंबर में खुलने में मिल जाएगा। हर 2 महीने में उस एरिया में हमारा मतलब मिनी शोरूम जैसा बोल सकते हैं, अलग अलग, किसी का मतलब जो एग्जीबिशन स्टॉल में लग जाएगा, किसी का कन्वेंशन सेंटर में लग जाएगा, क्योंकि उनको 1 साल के बाद जब हम शोरूम खोलेंगे उनको लगना नहीं चाहिए वो नया शोरूम है। सो उनको लगना चाहिए शोरूम ऑलरेडी लोगों के मन में ऑलरेडी है। सो वो सब के जो प्री मार्केटिंग शोरूम का है वो सब पूरा एक्सपेंशन और जो लोगों का हायरिंग का उसमें लग रही है, इसलिए आपको मार्जिन आप ऐसे मिलेगा। अभी आगे जाके डेफिनेटली विल बी एट पार विद मार्केट, एंड व्हेन आवर रेवेन्यूज ग्रो सो विल बी होपफुली विल बी मोर देन द मार्केट। दैट डेफिनेटली हम इन्वेस्टर के 100% एश्योरेंस दे सकते हैं उसमें। और आप जो स्टैंडर्ड का और नॉन स्टैंडर्ड के अभी जो बात करोगे, और हमारा हर साल यही कोशिश रहेगी हर स्टोर में जो स्टैंडर्ड ज्वेलरी का एक्सपेंशन, जो इंक्रीज इन सेल्स और रेवेन्यू टारगेट करते ही जाएगी। उसमें एक चीज है, हमें जो नया जो न्यू जनरेशन के लिए टारगेट कर रहे हैं, न्यू जनरेशन उस माइंडसेट में है, उनको स्टैंडर्ड ज्वेलरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है जो ओल्डर जनरेशन से। सो हम दूसरे 2-3 नया कलेक्शन लॉन्च कर रखा है, मायरा और दूसरे 2-3 चीज, उसमें वेयर वी आर टारगेटिंग वर्किंग वुमेन, कॉलेज गोइंग। सो 100% उस जो फोकस उस सेक्टर में जो नया जनरेशन को टारगेट कर रहे हैं, वो वी हैव बीन सीइंग अ गुड इंपैक्ट 6 महीने 8 महीने से। तो मार्जिन्स हैव बीन एडिंग बेटर देन द प्लेन गोल्ड ज्वेलरी। अभी आगे जाके जब स्टोर एक स्टोर मैच्योर होगा, आपको 100% जो स्टैंडर्ड ज्वेलरी का सेल दिखेगा, क्योंकि पहला 1 साल हम लोगों को, कस्टमर को भरोसा खींचने के लिए और देने के लिए हम लोग वी जस्ट आस्क देम टू डू अ फ्री फ्लो ऑफ बिजनेस। 1 साल के बाद हम जो दूसरी तीसरी परचेज आएंगे, देन वी स्टार्ट पुशिंग एंड टारगेटिंग मोर ऑफ अ स्टैंडर्ड तब वो मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव होना शुरू होगी। ओके, चलिए गोंडला सर, थैंक यू सो मच, मजा आया आपसे बातचीत करके। और ये बात सही है, ये नया जनरेशन, इवन घर वाले वगैरह आजकल डायमंड ज्वेलरी की तरफ थ्रस्ट बढ़ रहा है और बड़ा महंगा पड़ता है वो सोना ही ठीक था उससे तो। लेकिन थैंक यू सो मच वक्त निकालने, हमारे लिए बढ़िया है नया जनरेशन। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भैया मनोज वैभव का स्टॉक लिस्टिंग के बाद से आज भी वो 10% ऊपर। खैर, बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।